नमस्ते। अक्षय की पाठशाला में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम सिंथेसिस नामक जो टॉपिक है उसका अध्ययन कर रहे हैं और सिंथेसिस पढ़ते पढ़ते आज हम कंपाउंड सेंटेंस तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो यात्रा हमारी पूरी हुई है, इससे पहले हम सिंपल सेंटेंस मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाए। तो उस पर हमने जोर दिया कि कैसे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का उसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया। आप इस बात को ठीक से समझ पाए होंगे। इसके उपरांत हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हमने पढ़ा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस बात पर ज़्यादा जोर रहा कि एक प्रिंसिपल क्लॉज रहा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज रहा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो था वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ता था। तो क्या था कि सिंपल और सिंपल सेंटेंस मिला करके हमने एक क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। तो पूर्व के वीडियो में हम उस पर विधिवत चर्चा किया है। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें ही देख कर आइए, फिर कंपाउंड सेंटेंस आप देख कर आइए, तो आपका क्या होगा कि एक बेस तैयार हो जाएगा। तो लेकिन आज हमारा पर्टिकुलरली जिस बात पर हम जोर देना चाहेंगे वो है कंपाउंड सेंटेंस पर। ये अंतिम प्रकार का वाक्य है जो हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। तो देखिए आपके समक्ष लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। कि सिंथेसिस जब हम कर रहे हैं तो कंपाउंड सेंटेंस की क्या बारीकियां हैं, कैसे वो बनते हैं, उन पर हम चर्चा जारी करेंगे। तो आइए थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इसका डेफिनेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं समझाता हूं, मैंने लिख रखा है, ये मेरे साथ आप पढ़िए स्टूडेंट्स। अ कंपाउंड सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस जो होता है इज वन मेड अप ऑफ टू आर मोर प्रिंसिपल क्लास। यहां पर मोर लिखना भूल गए थे, लिख लेते हैं। तो क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लास मिल करके एक क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और ये कंपाउंड सेंटेंस जब जुड़ते हैं आपस में तो क्या होता है, ज्वाइन टुगेदर बाय ए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इस परिभाषा को पढ़ने के उपरांत हमारे सामने दो बातें या कीवर्ड सामने आ चुके हैं। वो ये कि मानते हैं जैसे कि ये दो सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस हुए। तो ये डेफिनेशन कहना ये चाहती है कि ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज होगा, क्या होगा, ये वाला जो है प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यह वाला भी क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज ही होगा। प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, देखिए है क्या। अभी तक जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उस पर इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि जो ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा या मेन क्लॉज होगा ये अपने आप में पूर्ण होगा, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो इस पर निर्भर होगा। वहां पर ये बात ज्यादा हुई। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो कंपाउंड सेंटेंस है तो इस पर इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि यह भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है, यह भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। दोनों का ही अपने आप में पूर्ण सेंस है, पूर्ण अर्थ है और दोनों अपने आप में परफेक्ट है। तो इस प्रकार के जब दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं तो यहाँ पर बीच में जो कनेक्टर लगेगा उन्हीं को हम कह रहे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप पूर्व की कक्षा में पढ़ा कि वहां पर था सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, वहीं पर यह कंपाउंड सेंटेंस में क्या है, गौर करिए कीवर्ड आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो दो जो मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, उनको हम जोड़ करके सिंपल सेंटेंस और ये सिंपल सेंटेंस इस प्रकार के सेंटेंस होंगे जिनका अपने आप में पूर्ण अर्थ होगा, इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। इधर वाले का भी अपना खुद का अर्थ होगा, इधर वाले का तो अपना खुद का अर्थ होता ही है ना, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। तो ऐसे वाक्य जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अब जिस बात पर खूब जोर देना है, ज्यादा जोर देना है, वो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इस पर मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं। तो इतना यदि आप समझिए, इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए और मैं थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं उस पर थोड़ा सा ब्रीफली और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, इस पर हमारी विधिवत चर्चा होगी, तभी हम कंपाउंड सेंटेंस पर एक अपनी मजबूत पकड़ बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इसे नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ये आपके सामने रहे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
तो जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब हम कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है इन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला बच्चों कुमुलेटिव कंजंक्शन। क्या है कुमुलेटिव कंजंक्शन? दूसरा है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तीसरा आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन और चौथा है आपका एलिएटिव कंजंक्शन। थोड़ा सा इसका मैं हिंदी में आपको मतलब समझाता हूं, है ना, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब यहां लिखा है कि पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे हमने 4 भागों में इनको बांट दिया। अब ये कुमुलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, थोड़ा सा इनका हिंदी मायने भी जानिए, हिंदी मतलब भी जानिए। तो कुमुलेटिव कंजंक्शन का जो मतलब है यहाँ पर वो है बच्चों, कुमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ बताने वाले। क्या बच्चे? जोड़ बताने वाले, कुछ ऐड करते हैं, जोड़ बताने वाले, इसका ये हिंदी मतलब होता है कुमुलेटिव। तो देखिए इस पर इसके नीचे जो है देखिए ये वाले जो कंजंक्शन है कुमुलेटिव कंजंक्शन, इसको 5 पार्ट में मैं यहाँ किया हूं। देखिए तो एंड है, देखिए ये भी 2 सेंटेंस को जोड़ता है। इसके भाव समझिए तो बोथ डॉट 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 एंड, ऐसे ही लिखना है, बोथ फिर डॉट 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 फिर एंड फुल स्टॉप, फिर एज वेल एज, फिर नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, फिर आल्सो, इस प्रकार। चौथा है आपका, चौथा नहीं दूसरा है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो एडवर्सेटिव का यहाँ मायने है कि विरोध करने वाले। क्या? विरोध बताने वाले, विरोध का मतलब कंट्रास्ट। ये जो एडवर्सेटिव है ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो विरोध को प्रदर्शित करते हैं। देखिए बट, बट है इसके अंतर्गत, यट है, स्टिल है, व्हेयर एज है, व्हाइल है, नेवरदीलेस है और हाउ एवर है, नॉट विद स्टैंडिंग है और लास्ट में ओनली है। एकदम तकल्लुफ ना लीजिए, मैं इनका हिंदी में बकायदे एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप मेरे साथ एज इट अध्ययन करते रहिए। तो दूसरा था आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तीसरा है आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प बताने वाले। क्या? विकल्प। देखिए आपने सुना होगा ना अल्टरनेटिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। तो अल्टरनेटिव का बेसिकली अर्थ ये होता है कि विकल्प। देखिए ईदर डॉट 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 आर, दूसरा नीदर डॉट 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 नार, इनको आप गंभीरता से देखिए। तीसरा है आपका अदरवाइज, चौथा है आपका आर है, पांचवा आपका नार है यानी ओ आर, छठा है आपका इल्स है ना। और आपका चौथा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो है इलेटिव कंजंक्शन। क्या है बच्चों? इलेटिव कंजंक्शन। तो इलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत ये 2-3 आ रहे हैं, जैसे फार, फार एक कंजंक्शन है, सो है, और ये क्या है? देयरफॉर। तो इलेटिव का मतलब ये होता है कि परिणाम बताने वाले। क्या होता है बच्चों? ये ऐसे होते हैं जो कंजंक्शन जो परिणाम को बताते हैं या कारण बताते हैं। क्या बताते हैं? परिणाम या कारण बताते हैं। तो ये एक मोटा मोटा हमने आपके सामने खाका खींच लिया। बस अभी यहाँ इतना बताया गया आपको कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं उसको हम 4 भागों में बांट दिया। कैसे? कुमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। अब देखिए है क्या कि बहुत विस्तार से लिखा रहता है, उसे हम संक्षेपीकरण किया है, थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास। और क्या है कि ऐसे ही आप चार्ट बना लीजिए कि कुमुलेटिव के अंतर्गत ये आएंगे, एडवर्सेटिव के अंतर्गत ये आएंगे, अल्टरनेटिव के अंदर ये आएंगे, इलेटिव के अंतर्गत ये आएंगे। और इनका थोड़ा थोड़ा आप जो है ये कुमुलेटिव जोड़ बताने वाले, विरोध बताने वाले, विकल्प बताने वाले, परिणाम बताने वाले, इस प्रकार यह हुआ। अब रही बात थोड़ा सा इस पर और थोड़ा सा सूक्ष्म जब हम चर्चा करेंगे तो इनका थोड़ा सा मैं हिंदी बताता हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दरअसल है क्या ये। तो पहले मैं इसे विस्तार से समझा लेता हूँ, फिर आपके समक्ष इन पर हर एक कंजंक्शन पर सेंटेंस फॉर्मेट करके, सेंटेंस वाक्य बना करके हम साबित करेंगे कि कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। याद है ना आपको, हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसे हमने 4 भागों में बांट दिया। ये आपके सामने लिखा हुआ है, कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। क्या ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आई है? आप इसे विस्तार से कहीं पर अच्छे से लिख लीजिए और समझ लीजिए। मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आपको हिंदी इसकी बताता हूं और आप अपनी कॉपी में हिंदी आप इसकी लिख लीजिए, क्योंकि आप जब उसको प्रैक्टिस करेंगे हिंदी में तो आपको पढ़ने में क्या होगा? आसानी होगी। जैसे एंड, एंड माने होता है बच्चे और, ये तो आप जानते हो। बोथ एंड यानी दोनों
और इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों डॉट 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 और। एज वेल एज का क्या मतलब है, ठीक वैसे ही जैसे कि। देखिए एज वेल एज का हिंदी मतलब होता है ठीक वैसे ही जैसे कि, ठीक वैसे ही जैसे कि। नॉट ओनली बट आल्सो, केवल यह ही नहीं बल्कि वो भी। नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, पहले हिंदी जानिए, मैं इनका प्रयोग यूज करके सेंटेंस में दिखा दूंगा, उसके लिए आपको तकल्लुफ लेने की जरूरत नहीं है। तो नॉट ओनली बट आल्सो, केवल यही नहीं बल्कि वह भी। आल्सो माने भी ही होता है। चलिए इन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। एडवर्सेटिव बट, बट माने आप जानते हैं, बट माने किंतु परंतु लेकिन। यट, यट माने क्या होता है, तो भी, क्या होता है, तो भी होता है। या बट के जैसे ही इसका एक मतलब है। स्टिल माने तिस पर भी। व्हेयर एज माने जबकि। व्हाइल माने भी जबकि। नेवरदिलेस, नेवरदिलेस माने तथापि, क्या होता है, तथापि। हाउ एवर माने जब भी, जैसे भी। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग यानी के बावजूद भी। नॉट विद स्टैंडिंग माने के बावजूद भी। ओनली माने केवल ही। नॉट विद स्टैंडिंग माने के बावजूद भी। तो आप इनका हिंदी भी मतलब समझिए। इधर, ये देखिए विकल्प बताने, इधर डॉट डॉट आर, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो। नीदर डॉट डॉट ना, ना तो ये ना तो वो, ना तो ये ना तो वो। अदरवाइज, अदरवाइज माने बच्चे होता है अन्यथा, क्या होता है, अदरवाइज माने अन्यथा। आर माने अथवा ही होता है, नॉर माने नहीं या ना तो, इल्ज माने के अलावा, ये सिवाय, ऐसे आप कह सकते हैं। फार इलेटिव माने क्योंकि, सो माने इसलिए, देयरफॉर माने इसी वजह से। तो इनका हिंदी मतलब आपने जाना, और जैसे मैंने बोला है उसे पॉज करके आप इसका हिंदी मतलब आप लिख सकते हैं। तो आप जो है पहले इसे इत्मीनान से नोट डाउन कर लीजिए। तो आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने से पहले एक बार और मेरे साथ रिपीट करिए, क्योंकि हिंदी जब हम रिपीट कर लेते हैं अच्छे से तो क्या होता है, चीजें हमें अच्छे से समझ में आती हैं। उसका तर्क ये है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जब तक उन्हें हिंदी से अच्छे से ना बता दिया जाए तो क्या होता है, लगता है कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो एक बार और मेरे साथ करिए। देखिए एक बार सरसरी बात में, एंड माने और होता है, आप जानते हैं। बोथ माने दोनों, एंड और, दोनों डॉट 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 और। एज वेल एज माने ठीक वैसे ही जैसे कि, आप लिखेंगे इसे ठीक वैसे ही जैसे कि। नॉट ओनली केवल यही नहीं बल्कि वो भी। नॉट ओनली केवल यही नहीं बल्कि वो भी। आल्सो माने भी होता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन, बट माने होता है किंतु। यट माने होता है फिर भी, ध्यान दीजिए, यट माने होता है फिर भी, बट का ही मतलब है। स्टिल माने होता है तब भी। दरअसल मैं इनकी गहराई पर अभी थोड़ा सा अभी देख लीजिए, फिर इन पर बट में, यट में, स्टिल में क्या बेसिकली अंतर है उस पर फिर अलग से चर्चा होगी। अभी आप देखें तो बट माने किंतु, यट माने फिर भी, स्टिल माने तब भी, व्हेयर एज माने जबकि, व्हाइल माने भी जबकि होता है, व्हेयर एज माने जबकि, व्हाइल माने भी जबकि। नेवरदिलेस माने बोला तथापि, नेवरदिलेस माने तथापि, या फिर भी कह सकते हैं, तथापि, फिर भी। देखिए मिलते जुलते ही अर्थ निकलते हैं। हाउ यूर माने तो भी, हाउ यूर माने तो भी। नॉट विद स्टैंडिंग माने के बावजूद भी, नॉट विद स्टैंडिंग माने के बावजूद भी। ओनली माने केवल ही। तो इनका जो मैंने बोला है, मैं लिखा नहीं हूं बहुत कुछ, तो आप सुन के उसे अपनी कॉपी में अपने शुद्ध के लिए एक कोने में लिख लीजिएगा। इधर माने इधर डॉट डॉट आर, या तो ये या तो वो। नीदर माने ना तो ये ना तो वो। अदरवाइज माने अन्यथा। आर माने अथवा। नार माने ना तो। इल्ज माने अन्यथा या के सिवा कुछ कहिए। फार माने क्योंकि। सो माने इसलिए। देयरफॉर माने इसी वजह से या इसीलिए। तो अब आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये आपके हैं जो हमने 4 पार्ट में बांटा। तो आप ऐसे ही इसका चार्ट बना लीजिए और इसे थोड़ा सा मेमोराइज करिए। 2-3 बार आप मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, तो आपको निश्चित तौर पे तैयार हो जाएगा। तो आप इसे नोट करें, फिर मैं एक एक पर इन पर सेंटेंस फॉर्मेट करके इन पर आपको यूज करके साबित करता हूं कि कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है ना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। तो देखिए जब हम कुमुलेटिव कंजंक्शन देख रहे हैं तो कुमुलेटिव कंजंक्शन में 4 थे। आपने देखा उन चारों को मैंने जैसे कहा कि मैं उन्हें सेंटेंस में यूज करके आपको प्रैक्टिस कराता हूं। तो आइए देखिए इस सेंटेंस पर गौर करिए।
मैंने एक सेंटेंस लिखा है, देखिए, कबीर वाज ए ग्रेट पोएट, कबीर एक महान कवि थे। ये एक सेंटेंस है, और कैसा सेंटेंस है? प्रिंसिपल सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। हमारी शुरू में ही बात तय हो चुकी है कि जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ वाले हैं और कोई किसी पर निर्भर नहीं है। और इन पूर्ण जो अर्थ वाले जो सेंटेंस हैं, इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 पार्ट में बांटा गया है, आप जानते हैं। तो उसमें पहला है आपका कुमुलेटिव कंजंक्शन। तो कुमुलेटिव कंजंक्शन में था ये, तो इस सेंटेंस का हम यूज करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कबीर वाज ए ग्रेट पोएट, एक वाक्य, ही वाज ए सोशल रिफॉर्मर, वह समाज सुधारक भी थे। एक कवि थे, समाज सुधारक थे। तो देखिए, वह एक समाज सुधारक थे, यह भी एक पूर्ण अर्थ है। वह एक कवि थे, यह भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। तो इनको आइए हम कुमुलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करके कैसे हम दोनों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, कबीर वाज नॉट ओनली ए ग्रेट पोएट बट आल्सो ए सोशल रिफॉर्मर। देखिए, कबीर केवल एक महान कवि ही नहीं थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। देखिए, इसका हिंदी मतलब देखिए तो जो मैं वहां कह रहा था कि केवल यह नहीं बल्कि वह भी, तो इसका मतलब यह है कि कबीर केवल बड़े कवि ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी है। क्या आप ये जो कुमुलेटिव कंजंक्शन है, नॉट ओनली फिर डॉट 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 बट आल्सो, तो ये जो रेड से लिखा है तो मैंने आपको हाईलाइट इसीलिए किया कि आप अच्छी तरह से समझें। इसको ऐसे लिखा जाता है ना। तो कबीर केवल महान कवि ही नहीं थे बल्कि वो क्या थे? एक समाज सुधारक भी थे। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? दूसरा आप था जो आपका कंजंक्शन था, एंड था स्वयं, जोड़ बताने वाले कंजंक्शन ना, कुमुलेटिव कंजंक्शन। जैसे कबीर वाज ए पोएट एंड ए सोशल रिफॉर्मर। बेरी जी, ये तो बहुत सिंपल है भैया कि कबीर एक क्या थे? कवि थे और सोशल रिफॉर्मर थे। देखिए, हमने क्या किया, इसको एंड से ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो देखिए, ये देखिए दूसरा, देखिए, कबीर वाज ए पोएट, कबीर एक कवि थे, ग्रेट पोएट, यहाँ पे लिख देते हैं, छूट गया है, क्या थे? ग्रेट, ए ग्रेट पोएट, कबीर वाज ए ग्रेट पोएट एज वेल एज ए सोशल रिफॉर्मर। देखिए, कबीर एक महान कवि थे ठीक वैसे ही जैसे सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है ना। तो कबीर वाज ए ग्रेट पोएट एज वेल एज, माने ठीक वैसे ही सोशल रिफॉर्मर थे। कहने का अभिप्राय यह है कि कबीर एक कवि थे और क्या थे? ठीक वैसे ही वो सोशल रिफॉर्मर भी थे भाई। तो देखिए, हमने एज वेल एज का एक कुमुलेटिव कंजंक्शन है इस्तेमाल किया, है ना। अब कबीर, चौथा देखिए, कबीर वाज बोथ कबीर दोनों थे। क्या दोनों थे भैया? पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर। कबीर क्या थे? कबीर दोनों थे। दोनों में क्या कि वो कवि थे और समाज सुधारक थे। तो इनका प्रयोग करके, इनकी हिंदी बता के, जो रेड है यही तो कुमुलेटिव कंजंक्शन है। तो आपने इस बात को बाखूबी समझा होगा। देखिए, अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इस पर, कहना ये चाहते हैं कि ये वाक्य जो है, देखिए, ये एक प्रिंसिपल वाक्य है और ये भी एक प्रिंसिपल वाक्य है। तो ये जो प्रिंसिपल वाक्य है, देखिए, ये क्या है? प्रिंसिपल वाक्य है। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है ना। तो जब दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज को किससे जोड़ते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, है ना। तो बच्चे, है क्या कि ये वाला जो क्लॉज है, पहला पार्ट जब हम बनाए हैं यहां से यहां तक, ये क्या है? ये आपका हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, और इधर बट आल्सो, ये दूसरा जो जुड़ा है यही आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है ना। जैसे क्या हुआ, ये बच्चे हुआ इधर प्रिंसिपल क्लॉज, यहां तक प्रिंसिपल क्लॉज, और यहां से क्या हुआ? एंड से लेके ये हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कंपाउंड सेंटेंस की क्या परिभाषा है? कंपाउंड सेंटेंस वही होता है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ करके बनता है ना। और इस पर आप ध्यान दीजिए। ऐसे देखिए, इसको भी आगे देख लेते हैं। यह देखिए, ये यहां तक ही क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, और एज वेल एज ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ करके कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन गया, है ना। तो आप बताओ, क्या मैं आपको यह बात बाखूबी समझा पाया हूं कि कैसे कुमुलेटिव कंजंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं? जोड़ बताने वाले कंजंक्शन है। तो इस प्रकार के जब कंजंक्शन आ जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं बच्चे? कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस का हमने आपको एक प्रकार बताया, क्या? कंपाउंड सेंटेंस, है ना बच्चे। तो इसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से
समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिर क्या होगा, अभी हमने कुमुलेटिव के बाद एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं और मैं बता तो चुका हूँ, लेकिन उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं। इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो आइए कुछ एडवर्सेटिव कंजंक्शन पर चर्चा हो और वाक्यों में उनका यूज किया जाए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। जैसे एडवर्सेटिव माने क्या था, मैंने बताया था कि विरोध बताने वाले ऐसे दो वाक्य होंगे जो एक दूसरे के विरोधी होंगे। देखिए अपना कॉमन सेंस लगाइए, दो वाक्य होंगे तो उनमें कैसा संबंध पाया जाएगा, एक विरोध का संबंध पाया जाएगा। तो उस विरोध बताने वाले जो कंजंक्शन होंगे उन्हीं को हम यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहे थे। जैसे बट, यट, स्टिल, हाउ एवर, ऐसे हमने यहाँ पर चर्चा की थी। आप अपना नोट्स देखिए। देखिए आपके सामने ये दो वाक्य लिखे हैं, कौन से, आई डिड माई बेस्ट, एक ये वाक्य कि मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयत्न किया, जो मुझसे बन पड़ा मैंने अपना खूब प्रयास किया, सर्वोत्तम प्रयत्न। आई डिड मैंने किया अपना माई बेस्ट, आई फेल्ड मैं असफल हो गया, ये दूसरा वाक्य है। देखिए दो वाक्य है, मैं फेल हो गया, मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, बेस्ट इफर्ट किया। तो कहीं नहीं लगता आपको कि ये दो वाक्य एक दूसरे के विरोधी हैं। क्यों विरोधी हैं, क्योंकि अक्सर हमने ये सुना है कि भाई मेहनत किया है तो पास हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, उल्टा, विरोध। तो इसीलिए इस वाक्य का इस वाक्य से विरोध है। तो आइए हम थोड़ा सा एडवर्सेटिव कंजंक्शन से इसको मिलाते हैं। आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, सर्वोत्तम दिया मेहनत, बट आई फेल्ड। तो ये जो बच्चे बट है यही तो आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। ये जो रेड से लिखा है यही तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। तो इस तरह से हमने बट नामक एडवर्सेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया और बना दिया क्या, कंपाउंड सेंटेंस। एक वाक्य और देखते हैं, क्या है, ही इज पुअर, भैया वो क्या है, गरीब है, क्या है, पुअर है। ही इज हैप्पी, अब देखो है क्या कि जब गरीबी आती है तो हैप्पीनेस तो आती नहीं, गरीब हमेशा दुखी रहता है। लेकिन है क्या उल्टा कि गरीब भी है लेकिन मस्त है, खुश है। तो ये विरोध बताने वाले दो सेंटेंस हैं जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखते हैं। आइए हम इनको ये यट नामक एडवर्सेटिव कंजंक्शन से जोड़ते हैं। ही इज पुअर, ही इज पुअर, यट, यट माने फिर भी, यट माने फिर भी, हिंदी याद रखिएगा। ही इज हैप्पी, वो गरीब है फिर भी क्या है, क्या है, हैप्पी है। तो क्या है, आपने देखा ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ और यट से इधर क्या हुआ, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हुआ, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हुआ, है ना। कंपाउंड सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बनता है, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा और क्या होगा बगल वाला, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं, ही इज इल, ये देखिए ये ऐसे यहाँ तक ये है, यहाँ तक ये है, यहाँ तक ये है और यहाँ तक ये। तो अब देखिए इसकी बारी आ गई, ही इज इल, वह बीमार है, ही इज इल एक सेंटेंस। दूसरा क्या है, ही वर्क हार्ड, वो बहुत कठोर श्रम किया। अब देखिए कोई बीमार आदमी कठोर श्रम करता है, लेकिन देखिए इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के ये लग रहा है कि आपस में विरोध है। तो इस विरोध बताने वाले सेंटेंस को विरोध बताने वाला कंजंक्शन से हम जोड़ देते हैं। जैसे ही इज इल, स्टिल ही वर्क हार्ड, स्टिल माने तब भी, स्टिल माने तब भी, याद रखिए स्टिल माने तब भी, वह बीमार है तब भी वो बहुत कठोर श्रम करता है ना। एक और देख लेते हैं, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है भैया, क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो देखिए आप ही देखिए जब बारिश होती है तो आप स्कूल कहाँ जाते हो, ये तो बहाने का अच्छा दिन होता है। लेकिन है क्या कि देखिए यहाँ क्या है कि भैया उल्टा हो गया इनके साथ कि बारिश हुई फिर भी वो स्कूल गया है। तो देखिए इसे हम एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन से जोड़ते हैं, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ये बारिश हो रही है। हाउ इवर माने, हाउ इवर माने तो भी, हाउ इवर माने तो भी, ही वेंट टू स्कूल। तो हिंदी पर गौर करिए और इन पर दो चार और सेंटेंस आपका जो किताब हो, देखिए मैं जो किताब पढ़ाता हूँ आपको दिखाता हूँ, जो एनसीईआरटी के है, एथेंटिक बुक है, आप इससे देखिए ये जो है इसी से हम पढ़ाते हैं। ये मजबूत किताब है एकदम, इस पर बहुत सारी एक्सरसाइज है। तो मैं तो अभ्यास तो कराता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये बुक हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए और इस पर इतनी सारी प्रैक्टिस है कि आप जैसे 4 मैंने बता दिया, 4 इस बुक से कर लेंगे तो आप जो है परफेक्शन आ जाएगा, आप पूरी तरह से समझ पाएंगे।
तो देखिए ये रहे भैया एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और जैसा कि मैंने कहा कि उस बुक से आप जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, और जो मैं हिंदी बोलता हूँ उस पर गौर करिए। मेरा जोर हिंदी मीडियम के बच्चों पर ज़्यादा है, जैसा कि आप जानते हैं, तो इसीलिए हिंदी पर ज़्यादा चर्चा हो, तभी हम उसके जो बढ़िया अर्थ है उसको समझ पाए। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले कंजंक्शन की तरफ, जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन उसकी ओर आगे हम बढ़े। तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो आइए हम देखते हैं अब अगला जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का तीसरा पार्ट है क्या, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, विकल्प बताने वाले कंजंक्शन, है ना। तो देखिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन यानी विकल्प बताने वाले, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। आइए हम थोड़ा सा कुछ उदाहरणों से इसको मजबूत करते हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करते हैं और समझते हैं। जैसे एक वाक्य आपके समक्ष लिखा है, मेक हेस्ट, ये एक वाक्य, मेक हेस्ट माने जल्दी करो, मेक हेस्ट माने जल्दी करो, फुल स्टॉप। अगला वाक्य है वी शैल मिस द ट्रेन, तो जल्दी करो। दूसरा वाक्य है कि हम जो है ट्रेन मिस कर देंगे, यानी हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो क्या है, देखिए इन दो सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये विकल्प है, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, है ना, विकल्प एक ही पूरा होगा, तो उन्हें ही अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो जोड़ते हैं, देखिए हम इसको बना के, जैसे आप वहां पर देख लीजिए जहां नोट डाउन किया है कौन कौन से, उन्हीं को मैंने यहाँ रेड पेन से हाईलाइट कर रखा है कि आपकी नजर जो है वहीं पर जाए, इसीलिए मैंने रेड पेन से, रेड मार्कर से लिख रखा है इस बात को। जैसे मेक हेस्ट जल्दी करो, आर, अथवा बी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी नहीं करोगे तो क्या होगा, हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो जल्दी करो अथवा हमारी ट्रेन छूट जाएगी, मिस हो जाएगी। तो देखिए ये जो आर है ये आपका क्या हुआ, अल्टरनेटिव कंजंक्शन ही तो हुआ, है ना, अथवा। दूसरा इसी को हमने अदरवाइज से जोड़ा, मेक हेस्ट जल्दी करो, अदरवाइज अदरवाइज माने बच्चे होता है अन्यथा, क्या होता है अन्यथा, तो जल्दी करो अन्यथा क्या होगा, वही होगा, ट्रेन छूट जाएगी भाई। तो देखिए आर से हमने जोड़ दिया और अदरवाइज से हमने जोड़ दिया। तो इस वाले जो सेंटेंस जो ऊपर वाला था कि जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी, ये है, ये देखिए ये आपका जो सेंटेंस था ये वाला, इसको हमने दो प्रकार से बनाया, एक ये कंपाउंड सेंटेंस और एक ये कंपाउंड सेंटेंस, है ना। आइए कुछ और देखते हैं। एक ये सेंटेंस है, कम इन टाइम, समय से आइए भाई, कम इन टाइम, फुल स्टॉप, देखिए फुल स्टॉप, कम इन टाइम, समय से आइए। फिर क्या दूसरा, डू नॉट कम एट ऑल, नहीं तो फिर ना आते या ना आओ, डू नॉट कम एट ऑल, कुल मिलाकर ना आओ, आओ तो समय से आओ। तो देखिए इसमें विकल्प दिया गया कि या तो समय से आओ या नहीं फिर ना आओ। तो देखिए वो क्या है, ईदर, ईदर माने क्या बच्चे होता है, या तो, ईदर माने या तो, कम इन टाइम, कम इन टाइम, या तो समय से आओ, आर, आर माने अथवा, डू नॉट कम एट ऑल, या तो समय से आओ नहीं तो ना आओ भैया, है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान ये देना है कि ईदर के बाद हमेशा आर ही आता है ना, ये बहुत जरूरी होता है ना। या तो समय से आओ अथवा ना आओ, अथवा ना आओ, या तो समय से आओ अथवा ना आओ, दो विकल्प है भैया, या तो आओ तो समय से आओ, नहीं ना आओ अथवा ना आओ। तो इसका हो या तो समय से आ जाओ अथवा ना आओ। तो हमने देखा कि देखिए ईदर जो वहां लिखा था ना, ईदर डॉट 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 आर, तो इस डॉट डॉट की जगह ये हमारा कम इन टाइम हो गया, है ना। तो ये हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो गया, ईदर डॉट 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 आर, इसका हमने बेहतरीन यूज आपके सामने किया। अब एक और देख लेते हैं, राहुल डिड नॉट कम इन द क्लास, यहां तक एक वाक्य देखिए, ये फुल स्टॉप यहाँ पर है, कहाँ है, राहुल डिड नॉट कम इन द क्लास, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, राहुल क्लास में नहीं आया, राहुल क्लास में नहीं आया। दूसरा है रामू आल्सो डिड नॉट कम इन द क्लास, ये रामू भी नहीं आया। ये दो सेंटेंस है, तो इनको हम क्या कर देंगे, नीदर डॉट 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 नॉर से जोड़ते हैं, ठीक है। नीदर, नीदर माने ना तो, नीदर माने ना तो राहुल ना रामू, ना तो राहुल ना ही रामू, ना तो राहुल ना ही रामू, तो ना तो राहुल ना ही रामू कम इन द क्लास, ना भैया रामू आया ना राहुल आया। तो ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन के कुछ आपके सामने बेहतरीन उदाहरण है, जो रेड से लिखा है, इसको फोकस करिए और उस किताब से ऐसे ही 4 से 10 सेंटेंसेस का और प्रैक्टिस करिए।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाहर फिर कुछ आता नहीं है। ये एक्सपीरियंस है, इतना तो जानते हैं ना, इतने 10-12 साल के पढ़ाने के क्रम से, कि लगातार हम 1 दर्जन वर्ष हो गए, 1 दर्जन साल हो गए जो गवर्नमेंट टीचर होने के नाते मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, लगातार कापियाँ चेक कर रहे हैं, जांच भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो इससे बाहर कुछ आता नहीं है। पहले आप बेहतरीन आपके हाई स्कूल और इंटर में बेहतरीन नंबर लाइए, फिर इस पर विस्तार से इस पर पीएचडी होगी, ऐसा क्या रखा है। अभी तो हमारा ये उद्देश्य है कि आपका मन लगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मजबूत बन जाए, है ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अंतिम जो हमारा कंजंक्शन बचता है कंपाउंड सेंटेंस बनाने का, वो है इलेटिव। तो इसको आप नोट डाउन करिए और उस पर भी हम जो है बेहतरीन उदाहरण से आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारी चर्चा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके अंतिम तौर पर, अर्थात जो चौथा प्रकार था इलेटिव कंजंक्शन, जो परिणाम बताने वाले हैं या कारण बताने वाले हैं, उस पर चर्चा होगी। तो देखिए, अर्थात यह कहना चाहते हैं कि दो जो सेंटेंस होंगे तो उनमें कारण और परिणाम का संबंध होगा, एक का वजह जो होगा वो दूसरे पर कारण हो सकता है। जैसे ये इलेटिव कंजंक्शन है, इलेटिव कंजंक्शन परिणाम या कारण बताने वाला, इस पर हेडिंग देखिए, थोड़ा सा आपको ना दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा 1 मिनट, अब बेहतर आप दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, तो परिणाम बताने वाले जो कंजंक्शन है इलेटिव, तो जैसे एक सेंटेंस से ही हम डायरेक्ट समझते हैं, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से नहीं मर सकता। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से नहीं मर सकता, एक वाक्य। दूसरा वाक्य है आई एम सिनर, अच्छा इसलिए नहीं मर सकता था, क्योंकि देखिए दूसरा क्या है, वजह है कि भैया सिनर हो इसीलिए तो शांति से नहीं मर सकता। ऐसा हमारी मान्यता है कि जो पापी होते हैं उनको मानसिक शांति नहीं मिलती है ना। तो देखिए, अब इलेटिव कंजंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसे पहले उठा के इधर लाइए, इधर लिखिए आई एम सिनर, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। सो माने इसीलिए, सो माने इसीलिए भैया, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं पापी हूँ इसीलिए मैं शांति से या शांति में नहीं मर सकता। तो यहाँ पर जो रेड मार्कर से लिखा है सो, ये एक इलेटिव कंजंक्शन है, और इलेटिव कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस बनाने का एक विधि है, आप जानते हैं इस बात को। तो हिंदी पर जोर करिए, जो मैं मेरे मुंह से हिंदी निकल रही है उस पर ध्यान दीजिए। आई एम सिनर, मैं पापी हूँ, सो माने इसीलिए, सो माने इसीलिए, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति में नहीं मर सकता। जरा दूसरा वाक्य देखते हैं, ही इज साइंटिस्ट, भैया वो वैज्ञानिक है, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य क्या है, ही इज इंटेलिजेंट, वो क्या है, बुद्धिमान भी है। ये 2 सेंटेंस है ना। तो इनको जरा जोड़ते हैं इलेटिव कंजंक्शन से, तो इलेटिव कंजंक्शन देयरफॉर है। देखिए, ही इज साइंटिस्ट, ही इज साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक है, वह एक वैज्ञानिक है। देयरफॉर, देयरफॉर माने इसी वजह से, देयरफॉर माने इसी वजह से, इसी वजह से ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, वो साइंटिस्ट है, इसका ये परिणाम है कि वो बुद्धिमान है। तो देखिए परिणाम या कारण है कि वो बुद्धिमान है। भाई वैज्ञानिक बुद्धिमान तो होते ही हैं, इतना तो कॉमन सेंस ही है हमारे पास, है ना। तो देयरफॉर माने इसी वजह से, है ना। एक और देख लेते हैं, ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अरे क्यों छोड़ दी भाई, देखिए वजह क्या है, ही हैड नो मनी, अच्छा ये वजह है, उसके पास पैसा नहीं है इसीलिए तो छोड़ दिए बेचारे ने। ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ही हैड नो मनी, पैसा नहीं था। आप जानते हो कि बिना पैसे के तो भाई कुछ होता नहीं है। तो देखिए इस वाक्य को जरा इधर लाइए, ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। सो माने इसीलिए, सो माने इसीलिए, ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसने अपना अध्ययन या पढ़ाई छोड़ दी। तो इन वाक्यों को सॉल्व करके आपको ये पता चला होगा कि कारण और परिणाम का इनमें संबंध था। देखिए ये जो वाक्य है आई एम सिनर, ये आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज हुआ या मेन क्लॉज हुआ, और यहाँ से यहाँ तक जो हुआ वो क्या हुआ, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हुआ, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन महत्वपूर्ण भूमिका में था। आपने यह बाखूबी समझा। उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर और आगे हम जब गहराई से चर्चा की तो हमने पाया कि उसके 4 पार्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे कुमुलेटिव कंजंक्शन,
कुमुलेटिव कंजंक्शन होता है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है और इलेटिव कंजंक्शन होता है। क्रमशः उस पर चार्ट बना के विधिवत हमने चर्चा की कि कौन कौन से कंजंक्शन हो सकते हैं, और यही नहीं आगे बढ़कर हमने उन पर सेंटेंस लिख करके उन पर एक एक करके चर्चा की। मेरा मानना है कि आप बेहतर समझे होंगे। आप थोड़ा सा रिवीजन जरूर करते रहिए। रिवीजन का अर्थ ये है कि जैसे हमने शुरू किया था कहाँ से, कि सिंपल और सिंपल सेंटेंस मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना, वहां पर इस बात पर ज्यादा जोर हुआ था, याद दिला दूं आपको, कि एक फाइनाइट वर्ब रहनी चाहिए, दो फाइनाइट वर्ब नहीं रहनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर जब हम आए तो उसमें देखा कि सिंपल सिंपल सेंटेंस मिला के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो बनाने पर यह ज्यादा जोर पर बात थी, या ये बात हमारे पास ज्यादा सामने आई थी कि एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, लेकिन एक क्या होगा, उसका सहायक क्लॉज होगा, जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, है ना। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन थे, आपने देखा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को हमने तीन पार्ट में बांटा था। कौन सा? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। उस पर हमने एक विस्तृत चर्चा की। जब उसे हमने पूरा किया, फिर जाके हमने कंपाउंड सेंटेंस पर आपकी चर्चा की। आज की पूरी कक्षा कंपाउंड सेंटेंस पर थी, उसकी हमने परिभाषा देखी, है ना। दोनों जो है सेंटेंस प्रधान थे, दोनों का पूर्ण वाक्य था। और याद रखिए कि कंपाउंड का सीधा सा मतलब है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन कंजंक्शन को याद रखिएगा, यही जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में विभेद करते हैं। आप जो है 4-6 बार इसे प्रैक्टिस करिए तो आपका एक आउटलाइन दिमाग में खिंच जाएगा और आप रेखांकन कर पाएंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स हैं और कौन से कंपाउंड हैं। तो बच्चों, ये क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अक्षय की पाठशाला पर ऐसे ही आप मनोबल बढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही उम्मीद करता हूं और ऐसा भरोसा अपने मन में बनाता हूं आपके दम पर। थैंक यू वेरी मच।